management is essential at all levels of an organization, but the word management has been given different interpretation. Interpretation मतलब meaning. It is used as a noun, process or separate discipline. पहले noun. जनरल और पॉपुलर यूजेस में मैनेजमेंट को हम डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ पीपल मानते हैं who direct the activities of other people and material resources towards the attainment of predetermined goals. यानी कोई भी गोल्स को पूरा करने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू, लोगों को और मटेरियल को, दोनों को डायरेक्शन, दो जन को, एक मटेरियल को और उसके बाद में लोगों को, जिससे हम हमारे टारगेट्स को पूरा कर पाए. गिविंग अ ब्रॉडर मीनिंग टू इट, one can look at management as a resource, a system of authority and a class or elite. think ये किया था हमने. अब हमें मैनेजमेंट को एज ए प्रोसेस से शुरुआत कर रहे हैं. इसके पहले के लेक्चर में यहां तक कंप्लीट हुआ था, 3 तक. अब देखो इसके बाद मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस. Interpreted as a process, management consists of a series of interrelated managerial activities classified into various functions. अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस में 4 चीजें आएगी, 5 चीजें: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. Managers undertake these functions with a systematic approach so as to integrate physical and human resources into an effective operating unit. Management is thus regarded as the process by which a cooperative group directs action towards common goals. अब क्या लिखा है, कैसा ग्रुप लिखा है? कोऑपरेटिव ग्रुप. अब यहाँ कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है? इसमें कोऑपरेटिव का सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम जितने लोग मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिला के, कदम से कदम मिला के काम करते हैं, यानी कोऑपरेशन से काम करते हैं. और दूसरा लिखा गया है 2 तरह के रिसोर्सेज. इंटीग्रेट करना है फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी मतलब बिजनेस में आपके पास मशीन है, मटेरियल है, पैसे है, वो तुम्हारे फिजिकल रिसोर्सेज, और जो इंसान काम करते हैं वो तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्सेज. इन सबको एक ही यूनिट में काम कराना. तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है. शुरुआत कहाँ से होती है? प्लानिंग से अपने शुरू करते हैं, उसके बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद में स्टाफिंग यानी लोगों को लाना, काम सौंपना उसको, फिर लीडिंग यानी काम के लिए उनको लीडरशिप या तो डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एंड फाइनली वो बराबर से काम करते हैं कि नहीं वो देखने के लिए कंट्रोल करना उनको. तो ये सारे स्टेप्स मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेस की तरह से देखे जाते हैं. फिर आता है मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन. Another connotation of management is that it is a separate discipline having a systematized body of knowledge which managers use in performing their jobs. यानी systematized body of knowledge का मतलब systematic, step by step. इसको डिसिप्लिन बोला जाता है. डिसिप्लिन का मतलब फील्ड ऑफ स्टडी, यानी एक अलग तरीके से स्टडी किया जाने वाला एरिया, उसको अपने डिसिप्लिन बोलते हैं, क्षेत्र के बारे में. As a separate field of study, management includes the principles and practice of general management और functions of management. 2 बातें यहाँ पे. पहले लिखा है मैनेजमेंट को जनरल मैनेजमेंट. जनरल मैनेजमेंट यानी ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हुआ ना, वो जनरल मैनेजमेंट है. लेकिन जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उनको इंटीग्रेटेडली काम कराना. जनरल मैनेजमेंट, सॉरी मैं उल्टा बोला, ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताया वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग है. लेकिन जो जनरल मैनेजमेंट है इसका मतलब इसमें रोज का जो रूटीन वर्क है ना वो करना, उसको जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है. इट इज डेवलप इट्स ऑन टेक्निक्स एंड अप्रोचेस. अप्रोच का मतलब होता है कंसेप्ट, ख्याल, दृष्टिकोण के ये ना आपने. द थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड. इवॉल्व यानी डेवलप. होता ही नहीं है अपने यहाँ, आपने बंद करवा दिया है. हाँ कब से. So the theoretical foundation of management have evolved on the basis of experience. पहला आता है इसके अंदर एक्सपीरियंस, दूसरा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन,
उसके बाद में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। 3 बातें यहाँ पे लिखी गई है। सबसे पहले क्या, एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट एकदम से सामने नहीं आया, सालों का एक्सपीरियंस है, सालों नहीं सदियों का एक्सपीरियंस। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, जो चेंज किया उसके बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि उसके कारण फायदा होता है नुकसान होता है। और उसके बाद में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखा था लास्ट ईयर टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल के अंदर। अब मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ल्यूइस एलन डिफाइन, अंडरलाइन करना इसको। ल्यूइस एलन डिफाइन प्रोफेशन एज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वर्क। पहले तो क्या लिखा है, स्पेशलाइज, यानी प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस थ्रू एंड बाय यूज ऑफ क्लासिफाइड नॉलेज। क्लासिफाइड यानी हर फील्ड के अंदर जहां पे तुम प्रोफेशनल बनते हो वहां का नॉलेज अलग होता है। अ कॉमन वोकेबुलरी, एक तरह से शब्दों को यूज किया जाता है कॉमन। जैसे अकाउंट में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो उसकी वोकेबुलरी यानी बात करने की कला जो है ना एक जैसी होगी। रिक्वायरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस का मतलब कि आपका एक एसओपी होता है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर या तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बोला जाता है, जिसका मतलब पहले ये करना, उसके बाद में ये करना, उसके बाद में ये करना, उसका पूरा सीक्वेंस। और कोड ऑफ एथिक्स, कि अगर किसी के अकाउंट को तुमने गलत, अकाउंट को तुमने सही सिग्नेचर करके आगे भेज दिया तो उसके बाद में आपको क्या पनिशमेंट होगी, ये कोड ऑफ एथिक्स में आता है। एस्टैब्लिश बाय अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, इन सबको एस्टैब्लिश करने वाला कौन, तो जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए है और ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है। इस तरह से एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी हो ने, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट उसको आगे बढ़ाए। Whether management can be called a profession or not will be clear if we compare its features with the characteristics of recognized profession like medicine, law, accountancy. पहले लिखा है मेडिसिन यानी डॉक्टर्स, लॉ यानी लॉयर्स है, और अकाउंटेंसी यानी जैसे मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जो देखो पहले सबसे पहले आता है इसके अंदर सिस्टमैटिक नॉलेज। Every profession has a well-defined area of organized knowledge. पहले ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एरिया ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज, यानी एक पूरा सिलेबस आपके लिए तैयार किया जाता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑल्सो डील्स विथ डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ नॉलेज विच इज डेवलप्ड अराउंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ नॉलेज यानी उसका नॉलेज आपके लिए अलग से लेना पड़ता है। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय ड्रॉइंग नॉलेज फ्रॉम अदर ब्रांचेस, मतलब इकोनॉमिक्स को भी मैनेजमेंट यूज करेगा अपनी स्टडी के अंदर, मैथमेटिक्स को भी यूज करेगा, स्टैटिस्टिक्स को भी यूज करेगा। सो ऑन टू फैसिलिटेट मैनेजर्स टू परफॉर्म देयर जॉब्स बेटर, उनको अपना काम बराबर से, इसीलिए हम देखो करते कॉमर्स लेकिन हम इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स भी समझते हैं, इकोनॉमिक्स भी समझते हैं। नहीं तो अकेला सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंट समझ के भी खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं होता क्योंकि एक दूसरे के साथ सारी फील्ड्स और ब्रांचेस कनेक्टेड है। इसलिए कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पॉसिबल बाय एप्लीकेशन ऑफ सेम थियोरी बाय ऑल मैनेजर्स इन देयर डिसीजन मेकिंग। क्या लिखा है, पहले तो कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग यानी अकेला एक फील्ड को यूज करके हम डिसीजन नहीं लेते, हमारे सब तरह के नॉलेज को साथ में यूज करके हम एक डिसीजन लेते हैं। मैनेजर शुड possess experimental attitude in acquisition of new knowledge so as to prove successful in an ever changing organizational environment। अब ये एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड का मतलब क्या, हम कोई भी नई चीज जब समझ में आती है या तो नॉलेज में आती है तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर यानी सिर्फ ट्राई करने के लिए सीखेंगे और समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज हो पाए अगर तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। Formalized method of acquiring knowledge. For present day managers, formal education and training and important sources of acquisition of knowledge। पहले क्या लिखा है, मैनेजर्स अगर आपको बनना है तो आपको एक एजुकेशन लेना है, जैसे कि BBA या तो MBA की डिग्रीज आपको चाहिए।
उसके बाद आपको ट्रेन किया जाता है, यानी प्रोजेक्ट देके आपको ट्रेन किया जाता है, और अलग अलग जगह से आपको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। एक्विजिशन यानी हासिल करना। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस फ्रॉम वन लिविंग माइंड टू अनदर और इंट्यूटिव नॉलेज आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सिखा के भी किसी को मैनेजर बना सकते हैं, यानी मेरे पास अगर कोई क्वालिटी है तो मैं किसी मेरे जूनियर को सिखाता जाऊं और सिखाते सिखाते उसको मेरे जैसा काबिल बना दूं, तो ये इंट्यूटिव नॉलेज हुआ। इंट्यूटिव यानी इंट्यूशन होना, मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई चीज ऐसा बोले ने लाइट अप होना, और उसके बाद में उसको तुम्हें अपने आप डेवलप करते हो, तो ये इंट्यूटिव बोला जाता है। सेल्फ सेल्फ स्टडी जो बोलते हैं ना वो इंट्यूटिव। और उसके बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस, पहले एक्सपीरियंस से लोग समझ लेते थे, या तो अपने इंट्यूशन से अपने समझ लेते थे, राइट। बट अब ऐसा नहीं है। अब मैनेजर के लिए आपके लिए सबसे पहले फॉर्मलाइज मेथड ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज यानी एक डिग्री का हासिल करना कंपलसरी हो गया है। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेटस, मैनेजर का स्टेटस प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इज लिंक टू इट्स परफॉर्मेंस रादर देन अदर एक्सट्रानियस फैक्टर्स। एक्सट्रानियस यानी बाहर के फैक्टर्स, जैसे फैमिली और पॉलिटिकल कनेक्शन, ये सब नहीं है। इनके इनसे वो मैनेजर सक्सेसफुल है कि फेल है वो नहीं देखा जा सकता, उसके परफॉर्मेंस से देखा जाता है। दिस वे मैनेजमेंट इज एग्जैक्टिंग फिलोसॉफी विद परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। किसको ध्यान में रखा गया है? परफॉर्मेंस को। और परफॉर्मेंस को ध्यान में यानी सेंटर में, ओरिएंटेशन मतलब सेंटर में रखा गया है। एग्जैक्टिंग का मतलब उसके जैसा हो जाना। हम फिलोसॉफी कौन सी अपनाते हैं? जितना परफॉर्मेंस जिसका ज्यादा अच्छा है ना, उतना वो ज्यादा सक्सेसफुल मैनेजर बोला जाएगा। Now, code of ethics. Professionals must be governed by a strict code of ethics formulated and enforced by professional bodies to protect their members' integrity. Integrity यानी एकता। पहली बात, प्रोफेशनल उसको गवर्न करने के लिए कोड होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि डॉक्टर अगर गलती करेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। चार्टर अकाउंटेंट अगर गलत अकाउंट को एंडोर्स करेगा, मतलब उसको एक्नोलेज सिग्नेचर कर देगा, तो उसके बाद में अगर वो पकड़ा जाए तो उसकी डिग्री छीन ली जाएगी, यानी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 5 साल 2 साल, जैसा वो काउंसिल समझे वैसा। इसी तरह से लॉ के अंदर बार काउंसिल ऐसा काम करते हैं कि अगर किसी झूठे विटनेस को तुमने खड़ा किया लॉयर बन के, और उस विटनेस के बाद कोर्ट को पता चलता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और उसके बाद में यहाँ पे परजुरी बोला जाता है इसको, और उसके कारण आपको उसी वक्त सस्पेंड किया जाता है जब तक आपके ऊपर कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई कार्यवाही ना करें तब तक, यानी 1 साल से लेके 10 साल तक का सस्पेंशन हो सकता है, यानी प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। Since it is difficult to identify clearly the membership of management associations and their role, managerial code of ethics has not yet evolved so as to be acceptable to all practicing managers. लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई सेंट्रलाइज एसोसिएशन नहीं है। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे इंडिया के डॉक्टर को गवर्न करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे के पूरे इंडिया के लॉयर्स को गवर्न करता है, ऐसा मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। जब तक वो ना होने तब तक हम इसको गवर्न करता हुआ नहीं देख पाएंगे, यानी हम इसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे, डेवलप होता हुआ नहीं देख पाएंगे। कोड ऑफ एथिक्स को, कोड ऑफ एथिक्स का मतलब जैसे बताया, पनिशमेंट कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, उसके पूरे रूल बुक को। फिर आता है डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। थ्रू प्रोफेशनल्स थ्रू डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी समर्पण, और कमिटमेंट सेव देयर क्लाइंट्स। कमिटमेंट का मतलब अपने काम के अंदर कितने डीप में उतर जाते हैं वो बोला जाता है उसको। टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट। फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज नॉट द मेजर ऑफ देयर सक्सेस, यानी मैनेजमेंट के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड का मतलब पैसा, मैनेजर के लिए पैसा सक्सेसफुल होने का हिसाब नहीं है। मैनेजर्स टुडे आर एक्सपेक्टेड टू सर्व द लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपनी जवाबदारियों से अभी तक कॉन्शियस यानी उनको उसका भान नहीं है, बोलते हैं ना
यानी उनको ये पता नहीं है कि उनकी क्या सोशल यानी समाज की तरफ उनकी क्या जवाबदारियां है। Besides, they are entrusted with wealth producing resources of society, which they are expected to put to the most effective use. Entrusted यानी भरोसा रखा गया है उनके ऊपर। सोसाइटी ने इस बात का भरोसा रखा है कि वो वेल्थ प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सिर्फ ऐसे ही वेल्थ प्रोड्यूस करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज में आ सके सोसाइटी के। यानी सोसाइटी के भले के लिए जो चीज हो ना वही को उसी को प्रोड्यूस किया जाए, वो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। Now we may conclude that from the above discussion that मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं मान सकते, कंप्लीट प्रोफेशन, लेकिन डेवलपिंग प्रोफेशन उसको मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टर्स है, सब नहीं है। Now management and administration has two distinct terms. अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का डिफरेंस समझना है अपने। ये जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस है, तुमने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी 12th स्टैंडर्ड की, उसके पहले जो टेक्स्ट बुक थी ना उसके अंदर ये डिफरेंस बताया गया, लेकिन तुम्हारी टेक्स्ट बुक में वो डिफरेंस था नहीं। अब इसमें मैनेजमेंट पहले बात करें नेचर ऑफ एंटरप्राइज से, यानी अगर डिफरेंस करना हो तो नेचर ऑफ एंटरप्राइज, तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वो बिजनेस एंटरप्राइज में काम लगता है, यानी ज्यादातर यूज होता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर। लेकिन ये जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको यूज किया जाता है खास करके सोशल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ऐसे एंटरप्राइजेस के अंदर। इसमें प्राइमरी गोल यानी नेचर ऑफ एंटरप्राइज की बात करें तो मैनेजमेंट में प्राइमरी गोल होता है प्रॉफिट, जबकि इसके अंदर प्राइमरी गोल सर्विस का होता है। गोल अपने लिखेंगे नॉन प्रॉफिट, बराबर। तो ये तुम्हारा पहला डिस्टिंक्शन हो गया, बस इतना ही याद रखना है। पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़े दिए गए कुछ जगह पे, तो इसलिए मैंने आज से शुरू किया ये नोट्स लिखवाना एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि इतना भी याद रखोगे तो भी चलेगा, इतना भी है। फिर उसके बाद में डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन मैनेजरियल लेवल्स, बेस्ड ऑन मैनेजरियल लेवल्स, यानी हम यहाँ ये सीखेंगे कि 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और एक बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये तीनों 3 लेवल्स के अंदर, ये तीनों 3 लेवल्स के अंदर कौन सा वाला कहाँ पे ज्यादा होगा, यानी मैनेजमेंट कौन से लेवल पे ज्यादा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन से लेवल पे ज्यादा होगा, ये डिफरेंस सीखनी। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर यूज्ड एज टू सेपरेट टर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में देखे, इसी में अमेरिकन स्कूल, तो इनके हिसाब से बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडर कंसेप्ट माना गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बड़ी चीजों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, और मैनेजमेंट को नैरो कंसेप्ट माना गया है, मतलब मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ऐसा माना गया। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, it sets objectives which management strives to realize and lays down policies under which management operates। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है, बराबर, विच इंक्लूड्स मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को अपने अंदर समा लेता है, जो मैनेजमेंट को इंक्लूड कर देता है। जबकि मैनेजमेंट की बात करें तो इज द फोर्स दैट लीड्स, डायरेक्ट एंड गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द अकम्प्लिशमेंट
ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम है तो वो रिलेटेड किसके साथ में है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, पर वो भी कौन से, अचीवमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव, यानी तुम्हारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स तुमने डिसाइड किए उसको अचीव करने तक वो सीमित है, यानी वो लिमिटेड है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बाद आगे दूसरी कोई भी चीज नहीं करेगा, तो मैनेजमेंट को नैरो बना दिया गया। और जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाइडर कंसेप्ट बोला गया, वो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट बोला गया, पर याद रखो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के अंदर नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ thus according to this school administration is a thinking function, ध्यान देना बराबर से। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताया गया, थिंकिंग, जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट को बताया गया है डूइंग। एक को क्या बोला गया, थिंकिंग फंक्शन, તમે ચેન્જ કરી બંને પહેલાથી આગળ ચાલો, राइट। अच्छा यहाँ पे सेकंड में से इधर उधर हो गया है, ये तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन और ये मैनेजमेंट, इसमें पहले वो लिखा था ना, इसकी वजह से देखो वेयर इज मैनेजमेंट डूइंग फंक्शन, ये जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्चुअल थिंकिंग करने का काम करता है, मतलब लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, कंपनी के लिए 10-20 साल की पॉलिसीज बनाना, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन के काम को टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद उसको लोअर लेवल यानी बॉटम लेवल एम्प्लॉइज को सौंपना और उनके पास से काम निकलवाना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, राइट। अब देखो ब्रिटिश स्कूल ये फर्स्ट हो गया, इसको करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, ये तो फिर हमेशा लिखा करेगा ये, क्या लिखा तुमने, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को हमने क्या माना है, ब्रॉडर कंसेप्ट माना है, which includes management, और यहाँ पे मैनेजमेंट is related, समझ में नहीं आता, is related with achievement of predetermined objectives या pre-decided objectives, इसको फंक्शनिंग यानी लोअर लेवल के साथ कनेक्ट करेंगे, जबकि इसको थिंकिंग यानी इसको टॉप लेवल के साथ अपने कनेक्ट करेंगे, ओके। ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, मैनेजमेंट वाले प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे मतलब इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको अमल में रखेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो प्लान को बनाएंगे। तो इसलिए इसका अमेरिकन स्कूल के हिसाब से अपने अगर बात करें तो क्या डिफरेंस हो जाता है, पहले तो मैनेजमेंट खाली प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का काम करता है, वो प्लान बनाता नहीं लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, यानी असल काम यहाँ पे होता है मैनेजमेंट के वक्त, लेकिन जो थिंकिंग है, जो कंसेप्ट बनाना, पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, ये सब काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये डिफरेंस आएगा ही, ये डिफरेंस आपको एग्जाम में आएगा ही, इसका एक डायग्राम भी बाद में बता रहा हूँ। इसके बाद में ये अमेरिकन स्कूल हुआ पहला, अब दूसरा जो है वो ब्रिटिश स्कूल। इसमें देखो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट मैनेजमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, ये उल्टा कर दिया ये, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में इसको वाइडर कंसेप्ट बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन यहाँ पे हमने मैनेजमेंट को क्या बोला, ब्रिटिश स्कूल के अंदर वाइडर कंसेप्ट बोला, पूरा रिवर्स हो जाएगा ये। देखो मैनेजमेंट इज
अगर बात करें तो रूल मेकिंग एंड रूल एनफोर्सिंग बॉडी, यानी मतलब रूल बनाना और एनफोर्स करना, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं लोग, उसको देखना, ये काम किसका है? मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम ब्रॉडर बताया गया, ये टॉप लेवल फंक्शंस है। इसके सारे फंक्शंस यानी मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस टॉप लेवल के फंक्शंस होते हैं, राइट। और ये वाइडर कंसेप्ट है। जबकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ हम क्या काम करते हैं? करंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का काम करते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो मैनेजमेंट को फॉलो करने का काम करेगा। इसके बाद में ये नैरो कंसेप्ट है, राइट। अब ये दोनों को अगर एक साथ में मिला दिया जाए तो एक तीसरा कंसेप्ट बनता है रिकंसाइल। रिकंसाइल करना मतलब दोनों को मैच कर देना। तो देखो, reconciling the two schools of thoughts in an attempt to solve the terminological problems, management is categorized as administration management और operative management। मैनेजमेंट के दो हिस्से किए गए, लेकिन administrative management is top management in charge of planning function, operative management is middle level और lower level management responsible for execution of the plan। अब देखो, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा इसमें दो अलग अलग हिस्से कर दिए गए पूरी एक्टिविटीज के, एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन और एक मैनेजमेंट फंक्शन। देखिए, अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे डिवाइड किया दो हिस्सों में। हम यहाँ पे तीन अलग अलग लेवल बताएंगे, ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तीन अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा कहाँ दिखता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा है और ये मैनेजमेंट वाला हिस्सा है। तो आप ये डायग्राम से देख सकते हो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा देखते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा हिस्सा है उसका, देखो। लेकिन मैनेजमेंट का हिस्सा कम है, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ प्लान बनते हैं। प्लान बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का काम नीचे जाता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी बॉटम लेवल की बात करो आप, तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ सोचने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, सिर्फ आपको सामने वाले ने जो प्लान आपको दिया उसको फॉलो करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन छोटा हिस्सा बनता है, मैनेजमेंट बड़ा हिस्सा बनता है। और अगर इन दोनों को इक्वल बात करें तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में दोनों का इंपोर्टेंस एक जैसा होता है, यानी यहाँ पे थिंकिंग भी है और डूइंग भी है। तो रिकंसिलिएशन को पढ़ो आप बराबर, देखो इसके अंदर, इन एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द टर्मिनोलॉजिकल प्रॉब्लम, मैनेजमेंट को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिव मैनेजमेंट में डिवाइड किया। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसका काम क्या है? उसका मतलब टॉप मैनेजमेंट, और उसका काम है पॉलिसी डिसीजन। जबकि अगर हम बात करें ऑपरेटिव मैनेजमेंट की, तो वो मिडिल लेवल या तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट पे काम करेगा, और उसका खास काम है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी इम्प्लीमेंटेशन, यानी उसको अमल में रखना, यानी जो पॉलिसी बनाई गई उसको अब अपनाना, वो इसका काम यहाँ पे आता है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन हुआ दोनों का। अब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ लोग ने सिनोनिमस यानी एक दूसरे के सामने यूज करने वाला भी बता दिया। यानी कुछ लोग बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बात करो या मैनेजमेंट बात करो, दोनों एक जैसे। सिनोनिमस का मतलब एक जैसे होना, स्पेलिंग गलत लिखा है यहाँ पे। अनदर व्यू पॉइंट इज दैट administration and management are synonymous terms, any attempt to distinguish between them is misleading। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके समझना पॉसिबल है नहीं, वो मिसलीड करता है, यानी वो तुमको गलत सजेशन दे रहा है, इसलिए गैर मार के दौड़ना केवाय मिसलीडिंग। all managers irrespective of their levels in the organization perform the same managerial functions।
Hence, no two sets of personnel are required to discharge administration and managerial functions in a single enterprise. यानी ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें क्या बताया गया है कि आपको कोई अलग अलग इंसानों की जरूरत नहीं है कि फलाने इंसान मैनेजमेंट करेंगे और फलाने इंसान तुम्हारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे. कोई भी इंसान को अगर आपने मैनेजमेंट में एम्प्लॉय किया तो इसका मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर पाएगा और वो मैनेजमेंट भी कर पाएगा. राइट. In fact, top management is chiefly concerned with performing administrative activities. क्योंकि उनका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन करना. इसका मतलब कि मैं पहले से लेके आखिर तक मैंने जो भी पॉलिसी बनाई वो बराबर हो रही है कि उसको खाली देख रहा हूँ. काम करने में मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है. मेरा कंट्रीब्यूशन खाली उस काम को कैसे अंजाम देना उसका डिसीजन लेने में. तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है ना वो टॉप लेवल पे ज्यादा दिखेगा. Whereas managers at lower levels are predominantly concerned with executive functions. पर जो लोअर लेवल के मैनेजर्स है वो ज्यादातर कौन से काम करते हैं? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को ज्यादा अंजाम देते हैं. अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें. अब प्लानिंग से शुरू करते हैं इसको. इसके बाद ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. और प्लानिंग में सिर्फ एक चीज नहीं आती. अपने तो खाली एक ही चीज देखी थी प्लानिंग यानी एक अकेला फंक्शन. लेकिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शन एक साथ में बहुत ज्यादा फंक्शन प्लानिंग के साथ जुड़े हुए हैं. तो हम यहाँ पे उससे शुरुआत कर रहे हैं. देखें पहले आता है देखो इसमें प्लानिंग. अब जब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग पहली बात तो जुड़ा हुआ है फ्यूचर के साथ में. क्योंकि आज प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के लिए प्लान करोगे आप. और उसके बाद में हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प. उसमें से अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं. राइट. तो तीन चीजें इसमें याद रखने की. एक तो फ्यूचर, दूसरा ऑल्टरनेटिव का होना और तीसरा उन ऑल्टरनेटिव में से जो सबसे ज्यादा हमारे लिए सूटेबल है, अच्छा है, वही ऑल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करेंगे. तो इसके अलग अलग फंक्शंस आते हैं. पहली एक्टिविटी उसमें फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान. पहले से समझ लेना, माहौल को समझ लेना, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को समझ लेना. फोरकास्टिंग का मतलब लुकिंग अहेड टू एंटिसिपेट द अपॉर्चुनिटी. पहला इसके अंदर आता है फोरकास्टिंग. यानी सिंपल वर्ड में लिखना हो तो लुकिंग अहेड. राइट. तो इसमें अपॉर्चुनिटी को पहले से जान लेना, समझ लेना, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं उसको समझ लेना, और जो भी कंडीशन फ्यूचर में होने वाली है इन फ्यूचर बिजनेस से रिलेटेड उसको समझ लेना. फिर एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स मींस सेटिंग द एंड रिजल्ट्स टू बी अकम्प्लिश्ड बाय डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स. अब क्या लिखा है? एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. इसका मतलब प्री डिसाइडेड टारगेट वो हम पहले से सेट करेंगे कि हमको कौन कौन से टारगेट अचीव करने, इसको हम सेटअप करेंगे. उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग. अब प्रोग्रामिंग यानी हमने कोई जगह तक अगर पहुंचना है या तो हमको कोई काम कंप्लीट करना है तो पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, खत्म कहाँ पे होगा, उसका पूरा जो प्लान बनता है उसको अपने प्रोग्राम बोलते हैं. तो प्रोग्रामिंग ये तीसरा फंक्शन आ गया. प्रोग्रामिंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है. राइट. तो हम यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस एंड प्रायोरिटी ऑफ एक्शन. प्रायोरिटी यानी कौन सी एक्शन पहले की जाएगी, कौन सी एक्टिविटी पहले की जाएगी. प्राथमिकता क्या है प्रायोरिटी का मतलब. ऑफ एक्शंस टू बी फॉलोड इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. अटेनमेंट यानी अचीवमेंट.
अटेनमेंट जो लिखा उसका मीनिंग क्या होगा, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद में शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग यानी हर एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा उसको चेक करना, यानी इसको टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है शेड्यूलिंग को। हम अपने वर्ड में क्या लिखेंगे, इसको टाइम सीक्वेंस या तो टाइम मैनेजमेंट इसको बोलेंगे। जितने भी स्टेप्स हमने प्रोग्रामिंग के अंदर डिसाइड किए उसमें हर स्टेप के पीछे कितना टाइम जाएगा वो देखा जाता है। उसके बाद में आता है बजटिंग। अब बजटिंग का मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट। खाली इसमें ज्यादा ध्यान तो कॉस्ट के ऊपर दिया जाता है, यानी हम डिसाइड करेंगे कि हर काम जो भी हमने अंजाम देना है वो हमेशा मिनिमम कॉस्ट के ऊपर कंप्लीट हो, ज्यादा नहीं, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट, सॉरी, एंड एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स मींस। अब प्रोसीजर आता है, प्रोसीजर मतलब स्टैंडर्ड मेथड। प्रोसीजर यानी स्टैंडर्ड मेथड। अभी कोरोना के अंदर तुम एसओपी वर्ड बार बार आता था, एसओपी फॉलो नहीं की जाती, एसओपी फॉलो करनी जरूरी है। ये अगर है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यानी इसका मतलब क्या होता है कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया है कि ये काम को कंप्लीट करना है। जैसे कि अगर समझो कोई इंसान कोरोना के कारण मर गया तो उसके बाद में कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, ये एसओपी के अंदर आता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हर काम को कंप्लीट करने के लिए एक एसओपी होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर होता है। कि उस प्रोसीजर, जैसे कि अगर मुझे परचेस करना है, रॉ मटेरियल को परचेस करना है, तो पहला स्टेप मेरा क्या होता है, पहला मेरे पास रिक्विजिशन नोट आएगी। रिक्विजिशन नोट का मतलब कि मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बोला जाएगा कि इतने मटेरियल की हमको जरूरत है। उस रिक्विजिशन नोट के ऊपर से मैं जो भी ट्रेडर्स है या तो जो भी सप्लायर है उसके पास से कोटेशन मंगाऊंगा। कोटेशन मंगाने के बाद उस कोटेशन को मैं चेक करूंगा, क्वालिटी वगैरह उसके अंदर साथ में, और पेमेंट की टर्म्स क्या है उसको सबको चेक करेंगे। उसके बाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास हो जाएगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अगर अपने को ग्रीन सिग्नल मिले तो उसके बाद में अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके बाद में माल आएगा, उसको चेक किया जाएगा, गोडाउन में रखा जाएगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। ये एसओपी हुआ, ये स्टैंडर्ड एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर। ये परचेस का खाली है, तो अगर सेल करना है तो सेल में भी वैसा ही है, बराबर नहीं। फिर उसके बाद में डेवलपिंग पॉलिसीज, लास्ट में आता है पॉलिसी। पॉलिसी बनाना मतलब देखो, आपने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुनते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी नहीं है, या हमारे यहाँ पे ये पॉलिसी नहीं है, हम ऐसा बोलते हुए सुनते हैं। इसका मतलब पॉलिसी है ना, कोई अंधा आदमी भी समझ जाएगा कि उसको यही फॉलो करना है। यानी आपने जो पॉलिसी एक बार बनाई उसको कभी भी आप चेंज नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं उधार दे सकता हूँ किसी को, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का नहीं, तो अगर कोई ऐसा बोले कि महीने का, तो उसको तुरंत अपने मना कर सकते हैं कि उसके लिए आपको पूछने जाने की किसी को जरूरत नहीं। कि अगर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास कोई ऑर्डर आता है जिसमें ये बोला जाए कि आपको उधार मुझे देना है और वो भी 1 महीने के लिए, तो हम तुरंत उसको ना बोल देंगे, किसी के फोन की अपने राह नहीं देखेंगे। बात समझे? तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी हमेशा सच होती है और वो हर किसी के लिए एक होती है। इसीलिए पॉलिसी को एक बार बनाया जाता है और कायम हमेशा के लिए रखा जाता है। यहाँ पे वही लिखा है, इन्वॉल्व एस्टैब्लिशमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग डिसीजन। स्टैंडिंग डिसीजन का मतलब हर बार का डिसीजन दैट अप्लाई टू रिपीटेटिव क्वेश्चन। बोला ने, बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं हर सवाल के अंदर एक ही जवाब मिलेगा कि 15 दिन से ज्यादा की क्रेडिट नहीं मिलेगी तुम्हें, राइट। एंड प्रॉब्लम ऑफ सिग्निफिकेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, यानी ये जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि अगर समझो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 15 दिन के गुड्स होने बाकी तभी ऑर्डर दे देना है, तो ये 15 दिन के गुड्स बाकी रहे तो उसके बाद में किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ऑर्डर दे के ना दो। आपने देख लिया कि 15 दिन का स्टॉक अगर बाकी है तो तुम तुरंत ऑर्डर दे दोगे। तो पॉलिसी बनाने के पीछे का कारण ये है कि बार बार एक ही चीज के बारे में रिपीट 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 डिसीजन लेने की जरूरत ना पड़े, इसलिए अपने पॉलिसी बनाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन देखो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो सेकेंड है वो। अब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अब ये देखो,
ऑर्गेनाइजिंग में 99% लोग ऐसा मानते हैं कि लोग काम करते हैं ना, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है कि एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर के हाथ के नीचे 3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, उस असिस्टेंट मैनेजर के हाथ के नीचे एडवाइजर्स होंगे, एडवाइजर के हाथ के नीचे होंगे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद फोरमैन आएंगे, उसके बाद में वर्कर्स आएंगे। ये सिर्फ कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वो डिसाइड किया जाता है। कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको जवाब देगा, ये सब बताने का काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पहले से बता दिया जाता है, फ्रेम कर दिया जाता है, राइट। अब देखो इसमें द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, पहले डिफाइन करना कि कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी और एक्टिविटीज कितनी है। अब इस सारी, जैसे कि बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, मुझे बेचना है, मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, उसके बाद में मुझे बैनर्स लगाने, ये सब चीज के लिए एक ही डिपार्टमेंट जरूरी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सारी एक्टिविटी को मैंने ग्रुप किया और एक डिपार्टमेंट को उसको सौंप दिया, तो ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज हुआ, सारी एक्टिविटी को ग्रुप करना हुआ। एंड क्रिएटिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अब ऑथोरिटी रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ऑथोरिटी रिलेशनशिप यानी जैसे मैंने आगे बताया, कौन किसको जिम्मेदार होगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा या कौन किसको ऑर्डर देगा, ये ऑथोरिटी रिलेशनशिप के अंदर डिफाइन किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर डिफाइन करना। जैसे मैंने आगे बोला, स्ट्रक्चर का मतलब ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर। जैसे एक इंजीनियर चाहिए या 4 इंजीनियर चाहिए या 10 इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वो डिसाइड करना। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे टास्क को, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना कि कितने काम की जरूरत है, और उस सारे काम को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देंगे। फिर डेलीगेटिंग ऑथोरिटी, डेलीगेटिंग यानी सौंपना, ऑथोरिटी को किसी को सौंपना, उसको डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी बोला जाता है। अब हम मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि अगर जिस मैनेजर को काम सौंपा गया है, हम जवाब भी उसी से मांगेंगे, हम जवाब भी उसी से मांगेंगे। यानी ये हुआ तुम्हारा ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। एंड फाइनली एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, पहला लिखा स्ट्रक्चर, दूसरा ऑथोरिटी, और तीसरा आता है उसके बाद में कौन सा, रिलेशन एस्टैब्लिश करना। अब रिलेशन एस्टैब्लिश करना, इसका मतलब क्या? रिलेशन का मतलब सिंपली यहाँ पे ये होता है कि सबके अलग अलग एफर्ट्स एक ही जगह पे जा रहे हैं। सबका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक दूसरे के साथ में लिंक नहीं करूंगा तो सब लोग सिर्फ अपना काम करेंगे, उस काम को जोड़ेंगे कभी भी नहीं। तो इसको जोड़ने के लिए रिलेशन बनाना जरूरी है कि कौन से काम को खत्म करने के बाद कौन सा काम शुरू करना है, ये रिलेशन बनाना अपने लिए जरूरी है। उसके बाद आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल पर्सनल कंस्टिट्यूट्स द स्टाफिंग फंक्शन। अब यहाँ पे असल में इंसान को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। स्टाफिंग में कहाँ से शुरू होता है? देखो, पहले इनवाइटिंग एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट जिसको बोला जाता है, उसके बाद में सिलेक्शन आएगा, सिलेक्शन के बाद में आप ट्रेनिंग दोगे, उसका डेवलपमेंट करोगे, उसके बाद में जब तक वो रिटायर नहीं होता तब तक उसको ऑर्गेनाइजेशन में संभाल के रखने के लिए उसका कॉम्पनसेशन यानी पगार डिसाइड करोगे। उसके बाद में रिटायर हो भी जाए ना तब भी उसके बाद उसका सोशल सिक्योरिटी, मतलब उसको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए पेंशन वगैरह उसको प्रोवाइड करना, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब प्रोवाइड करना, ये सब स्टाफिंग में आ गया। तो स्टार्टिंग में जब से इंसान आता है बिजनेस में, वहां से जब तक मरता है, जब तक मरता है तब तक के बीच का सारा फंक्शन उसके अंदर इंक्लूड हो गया। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड अप्रेजल। अप्रेजल मतलब, अप्रेजल का मतलब हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई इंसान कितना अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, यानी चेक करना उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो। और सबऑर्डिनेट्स बाय द मैनेजर, मैन पावर प्लानिंग एंड मैन पावर मैनेजमेंट, ये दोनों अलग अलग चीज है। देखो पहले लिखा है मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग का मतलब राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट नंबर एंड राइट क्वालिफिकेशन। 4 राइट आते हैं इसके अंदर, यानी सही टाइम पे सही इंसान को लाना ऑर्गेनाइजेशन में और सही जगह पे उसको रखना, ये तुम्हारा मैन पावर प्लानिंग है। ये सिर्फ प्लानिंग है। उसके बाद में मैन पावर मैनेजमेंट, ये मैन पावर मैनेजमेंट है,
उसके अंदर आता है ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ। सबके मीनिंग बताता हूँ। देखो, ट्रांसफर और प्रमोशन तो समझते हो। डिमोशन का मतलब किसी को पनिशमेंट देके उसको एक लेवल नीचे उतार देना। रिट्रेंचमेंट का मतलब काम नहीं है तो उसको काम से निकाल देना। जबकि ले ऑफ का मतलब उसको काम से निकालना नहीं, काम पे वो चालू रहेगा लेकिन 50% पगार मिलेगा, घर पे बैठना, 4 घंटे रोज आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर काम नहीं है अभी। जैसे कि सीजनल कोई बिजनेस हो ना, तो उस वक्त अगर एम्प्लॉय चले ना जाए इसलिए, यानी पूरे साल में 11 महीने आपके पास काम है, 10 महीने काम है आपके पास, 2 महीने काम नहीं है, तो 2 महीने के लिए वर्कर्स को निकाल दोगे, वापिस लाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वर्कर्स को निकाल नहीं देते, उसको ले ऑफ करते हैं। ले ऑफ करना इसका मतलब उसका 50% पगार चालू, उसको यहाँ पे आके बैठने का भी, लेकिन 4 घंटे के बाद वापिस चला जा सकता है। काम कुछ भी नहीं है पर रोज आना है, पर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ऐसा होता है, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम ले ऑफ 90 डेज के लिए हो सकता है। ये सब रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको, बराबर नहीं। अब या जो रिट्रेंचमेंट है ना, उसका मतलब तो तुम्हारी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांडेड नहीं रही है, तो तुम उसको काम से इसलिए नहीं निकाल रहे हो कि उसने कुछ गलत किया, बट तुम्हारी प्रोडक्ट तक नहीं बन रही है, इसलिए आपको डिमांड कम होने के कारण उसको निकालना, पर उसको क्या बोलेंगे, अपने रिट्रेंचमेंट बोलेंगे, राइट। अब आगे ये मैन पावर प्लानिंग और मैन पावर मैनेजमेंट समझाया। लुक्स आफ्टर दीज एक्टिविटीज एंड ट्राई टू इंश्योर suitable methods of remuneration and performance appraisal। रेम्यूनरेशन जरूरी है। रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के वक्त कितना काम करता है, उसके काम का इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए क्या है, उसके बाद में जो एरिया के अंदर आप ऑपरेट करते हो उस एरिया में दूसरे बिजनेस वाले कितने पैसे देते हैं उसको, और महंगाई कितनी है, ये कितनी सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। और उसके बाद में गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, उसके अंदर जो डिसाइड किया जाए उससे नीचे आप पगार नहीं दे सकते। अभी मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से पगार होना चाहिए 10,500 रुपये एक महीने का मिनिमम। कोई भी जगह पे काम करे, फिजिकल या मेंटल, पर 10,500 रुपये मिनिमम पगार देना पड़े। बात समझे। फिर डायरेक्टिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग फंक्शन यानी पीपल जो जब काम करने के लिए लोग जाते हैं, असल में जब काम करते हैं तो उनको सबसे पहले मोटिवेट करना पड़ता है। देखो, बड़ी गैप होती है तुम्हारी काबिलियत में और उस काबिलियत को इम्प्लीमेंट करने में। तुम्हारे पास काम करने की ताकत है, लेकिन तुम काम करना चाहते हो कि नहीं चाहते, वो उसके अंदर ये मोटिव, यानी जिसको बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति ने जागरूक करो, इसको क्या बोला जाता है, मोटिवेशन को, राइट। तो मोटिवेट करना इसका मतलब किसी को एनकरेज करना कि आपका जो विलिंगनेस है उस विलिंगनेस को पूरी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करो। उसके लिए आपको एक प्रॉपर लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की और कोऑर्डिनेशन की। ये चारों चार डायरेक्टिंग के चैप्टर में तुम करते थे। डायरेक्टिंग का जो चैप्टर था उसमें चारों चार चीजें थी। थिंक छठा, अब मैनेजर मस्ट डेवलप एबिलिटी टू कमांड। ऑर्डर देना उसको आना चाहिए, कमांड यानी ही शुड इश्यू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस विदाउट अराउजिंग एनी रिजेंटमेंट अमंग द सबऑर्डिनेट। देखो, रिजेंटमेंट का मतलब क्या है, रिजेंटमेंट का मतलब सामने वाले को ऑर्डर करो लेकिन उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे ऊपर ऑर्डर चला रहा है, बाकी किसी के ऊपर नहीं। रिजेंट का मतलब होता है कि किसी से दुश्मनी या तो किसी की तरफ बोलने के बाद पछताना, किसी को बोलने के बाद पछताना, उसको रिजेंटमेंट बोला जाता है। ही मस्ट बी एबल टू सिक्योर विद विलिंग ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब वो उनको फॉलो करे, उनकी बात माने, और विलिंग ओबीडियंस मतलब अपनी मर्जी से उसकी बात माने, फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। अब ऐसा भी नहीं है, सबऑर्डिनेट भी कोई प्लानिंग लेके आते हैं, सबऑर्डिनेट अपना खुद का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सबऑर्डिनेट किसी चीज को अच्छी तरह से करने की ट्रिक जानते हो, लेकिन तुम उसको पूछने के लिए खुद तो जाओगे नहीं, वो सामने बताने आएगा, लेकिन अगर तुम उसको इस तरह से ऑर्डर उसके ऊपर चलाओगे, वो डर जाए, तो बाद में वो क्रिएटिव नहीं रहेगा। और वो इनिशिएटिव यानी नई चीज तुम्हारे सामने लाना, उसको इनिशिएटिव बोला जाता है। वो इनिशिएट नहीं करेगा कोई काम को। Moreover, it requires a sound communication system to enable exchange of ideas and information for common understanding। सब समझ जाए ना ऐसी लैंग्वेज के अंदर हम कम्युनिकेशन करेंगे।
हमको सामने वाले को समझाना है तो सामने वाले के लेवल तक उतरना पड़ेगा। सामने वाले को अगर समझाना है तो आपके लेवल तक उसको आना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास इंटेलेक्चुअल ज्यादा है या वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके सामने जो वर्कर्स है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी लैंग्वेज में उनको कम्युनिकेट करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। अब लास्ट वन, कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग एनेबल्स मैनेजमेंट टू एंश्योर, याद अंकुशनी प्रक्रिया लास्ट યર તો આ છે એકદમ સિમ્પલ એક ક્વેશ્ચન है, 5 વસ્તુ છે પણ એના અંદર 4 લખેલું છે, એક પાંચમું નીચે કટ થઈ ગયેલું। कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग एनेबल्स मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट जो हमने प्लान बनाया उसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, उसको बोला जाता है कंट्रोलिंग। इसमें सबसे पहले आता है एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। पहले स्टैंडर्ड्स बना जाए, पहले स्टैंडर्ड्स बना जाए, उसके बाद में परफॉर्मेंस। अब असल में लोग स्टैंडर्ड को देख के परफॉर्म करेंगे। मैंने तुमको टारगेट दिया, उस टारगेट को देख के तुम परफॉर्मेंस शुरू करोगे। अब जब तुम परफॉर्म करते हो तो उस वक्त मैं इवैल्यूएशन करता हूँ, मतलब चेक करता हूँ कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो मैंने बताया उसके मुताबिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किए थे उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा है, यानी कम काम हो रहा है, तो मैं उसके अंदर करेक्टिव एक्शन लेता हूँ। करेक्टिव एक्शन 3 तरह के। पहली बात, नो चेंज। ये कब चेंज कब नहीं होगा? जब मुझे पता है कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए और तुमने जो काम किया उसके बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बीच में अगर ज्यादा फर्क ना हो तो मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। दूसरी बात, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो बराबर होने के बावजूद भी तुम्हारा स्टैंड परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब उसको मोटिवेट या तो ट्रेनिंग देके उसको और ज्यादा आगे बढ़ाना। और उसके बाद में लास्ट में आता है उसको करेक्ट करना, यानी स्टैंडर्ड को करेक्ट करना। कई बार क्या, बार बार उसको बताने के बावजूद, समझाने के बावजूद जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए वहां तक वो आदमी पहुंच नहीं पाता। तो मतलब हर बार आदमी गलत नहीं हो सकता, कई बार स्टैंडर्ड भी गलत होते हैं, तो हम स्टैंडर्ड को थोड़ा नीचा लाएंगे। ऐसा कई बार ऊपर भी ले जाना पड़ता है। ओके, पर मेरे ख्याल से करेक्टिव एक्शन लास्ट था ना। ओके, तो यहाँ देखो तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ।